चलिए भाई ध्यान दीजिए, आज से हम लोग ये क्लास शुरू कर रहे हैं। 25 दिन का जो मास्टर प्लान है इसके तहत इस क्लास को ले रहे हैं और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं खंड ए के बारे में। किसके बात कर रहे हैं? खंड ए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ध्यान देखने योग्य बात यह है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। क्लास में आवाज आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके चलिए, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर जो टॉपिक रहने वाले अपने अपठित गद्यांश के बारे में बात करने वाले हैं, अपठित गद्यांश के बारे में और अपठित पद्यांश के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुझे तो एक बात बता दीजिए, जैसे मैंने कल यूट्यूब पे जो क्लास ली थी आप लोगों के सामने, वहां पर मैंने अपठित गद्यांश और पद्यांश समझाए थे। हालांकि अभी मैं आप लोगों को और भी जो पैराग्राफ है वो यहाँ आपकी स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर ये क्लास जो चल रही है इसके अंदर ये 3 चीजें हम बता रहे हैं, भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। इसमें 3 चीज है भाई। एक तो भाषा है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई भाषा किसको कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली कि भाई भाषा क्या है। वाणी का जो व्यक्त रूप है वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ध्यान रख लेना, सिंपल तरीके से समझ लेना। यानी वाणी का जो व्यक्त रूप है, वाणी का जो व्यक्त रूप है वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। या फिर यूं कह सकते हैं, भाव और विचारों को, भाव या विचारों को भाव या विचारों को व्यक्त करने का क्या है? माध्यम है। माध्यम क्या कहलाएगा? भाषा है। ध्यान रखना ना, भाव विचारों को व्यक्त करने का माध्यम डैश 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 और बीच में दे दिया है, तो यहां पर आपको भरनी है भाषा। वाणी का व्यक्त रूप कहलाता है। वाणी का व्यक्त रूप, ठीक है, धीरे धीरे यहां दे दिया, अंत में लिख दिया कहलाता है। तो यहां पर क्या भरा जाएगा? भाषा भरी जाएगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाषा जो है यानी वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को बोलकर या लिख करके व्यक्त करता, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। किंतु दिक्कत यह है बच्चों, अभी जो आपके प्रश्न आने वाले हैं ये भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के रिक्त स्थान के रूप में आएंगे और वहां पर जो भाषा दी जाएगी, परिभाषा बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। उसको ध्यान से समझ लेना जो मैं बोल रहा हूं। यानी कि वाणी का व्यक्त रूप क्या कहलाता है, इस तरह से दिया जाएगा। भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है। इस तरह की ये परिभाषा आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इतने जो दोनों तीनों डैश वर्ग के उसमें जो भी सवाल होंगे वहां पर पहला सवाल ये मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा, ये हो गया। फिर ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या होगा कि भाषा का जो क्षेत्र होता है, ये ध्यान रख लेना, इसका क्षेत्र कैसा होता है भाई? इसका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है। यानी कि भाषा का व्यापक और विस्तृत क्षेत्र कहलाता है, डैश 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 कहलाता है। इस तरह से देंगे कि भाषा का व्यापक या विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसमें क्या कहलाएगा? आपका भाषा ही आएगी। इसमें क्या आएगा? व्यापक और विस्तृत क्षेत्र किसका होता है? भाषा का होता है। किसका होता है? भाषा का होता है। फिर आपने देखना है कि भाषा का अपना खुद का व्याकरण होता है, भाषा की अपनी खुद की लिपि होती है, भाषा का अपना साहित्य होता है। ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। मेन तो ध्यान रखने इसकी परिभाषा आप लोगों को हर तरह से ध्यान में आनी चाहिए कि भाषा की परिभाषा क्या है। ये परिभाषा हर तरह से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनेगा। फिर आप लोगों को दूसरा जो बिंदु ध्यान में रखना है वो रखना है उपभाषा का। किसका ध्यान रखना है? उपभाषा, जिसको हम बोली भी कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, यानी कि भाषा का अविकसित रूप, ये ध्यान रखना, भाषा का अविकसित रूप डैश 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 कहलाता है। भाषा का अविकसित रूप क्या कहलाता है? बोली या उपभाषा कहलाता है। ध्यान रख लेना, यहां पर जब अपन रिक्त स्थान भरेंगे तो यहां पर क्या भरा जाएगा कि भाषा का जो अविकसित रूप होता है वह क्या कहलाती है? बोली कहलाती है या उपभाषा कहलाता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिएगा ये इस तरह से भी आ जाए कि भाषा का वह रूप
जो विकसित नहीं होता है डैश 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 कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कहलाएगा वो, उपभाषा। क्या कहलाएगी वो, उपभाषा। इसी तरह से आप लोग ध्यान रख लेना कि सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा डैश 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 कहलाती है। इस तरह से देंगे, ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं भाषा का स्थानीय रूप डैश 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 क्या कहलाता है। तो भाषा का जो स्थानीय रूप है, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, भाषा का जो अविकसित रूप है, वह क्या कहलाएगा, उपभाषा या बोली कहलाएगी। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा डैश 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 कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, वह उपभाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वह उपभाषा कहलाएगी। फिर आप लोगों से ये प्रश्न देखो, दोनों की परिभाषाएं माइंड में सेट रखना। पहली बात तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि भाषा की परिभाषाएं क्या है, उपभाषाएं की क्या है। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो हिंदी भाषा है उसकी कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं, कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो ये हिंदी भाषा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो हिंदी भाषा है इसकी जो है 5 उपभाषा है। 5 क्या है, उपभाषा क्षेत्र है, उपभाषा क्षेत्र है, ठीक है ना। और इसकी जो बोलियां हैं वो 17 बोलियां मानी जाती हैं। कितनी बोली मानी जाती हैं, 17 बोलियां मानी जाती हैं। अगर संख्यात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर आप लोगों को 17 जो शब्द है उसको राइट करना है। यानी कि इनकी जो बोलियां होती है, इनकी जो बोलियां होती है वो कितनी होंगी, 17 होंगी। किंतु अपन जब काउंट करते हैं तो टोटल 19 बैठती है, किंतु वह बीच में मिक्स हो जाती है। तो जब भी संख्यात्मक रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना क्या उत्तर देना आप लोगों को, 17। अब यहाँ पर देखिए ये जो 5 उपभाषा क्षेत्र है ये आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। इसका आप लोगों को बिल्कुल ढंग से याद रखना है क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिएगा क्या बोली जा रही है, एक तो होती है पूर्वी हिंदी। कौन सी होती है, पूर्वी हिंदी। एक होती है इसके अंदर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। एक होती है इसमें पश्चिमी हिंदी। एक इसमें होती है बिहारी। क्या होती है, बिहारी। एक इसमें होती है राजस्थानी। क्या होती है, राजस्थानी। और एक इसके अंदर जो होती है आपकी पहाड़ी। क्या होती है, पहाड़ी क्षेत्र। तो ये तो क्षेत्र हो गया। यानी अगर हम अपने इंडिया की अगर ये बात करें इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऊपर वाला एरिया उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो पूर्व के इलाके होते हैं, अगर मैप का अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो अपन देखो पश्चिम में राजस्थान गुजरात आता है, अपने यहाँ दिल्ली आता है, ये वाला जो इलाका आ रहा है सारा का सारा, ठीक है ना। तो पूर्वी और पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी है, बिहारी कौन कौन सी है। तो बिहारी के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी जो 3 लैंग्वेज है कौन कौन सी है, मैथिली, मगही, मैथिली, मगही और भोजपुरी। 3 लैंग्वेज जो है इसको दिमाग में रखना है। यहां से अगर हम बात करें इनकी बोलियों की अगर बात करें तो देखिए कौन कौन सी होगी, मगही, मैथिली, मैथिली और कौन सी हो गई, भोजपुरी। कौन सी हो गई, भोजपुरी। तो ये 3 बोलियां ध्यान रखनी है कि बिहारी क्षेत्र की जो बोलियां हैं वह कौन कौन सी हो गई, मगही, मैथिली और भोजपुरी हो गई। कौन कौन सी हो गई, मगही, मैथिली और भोजपुरी हो गई, ठीक है ना। अब राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो यहां पर देखिए मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, 3 तो मैं से शुरू होते हैं, ठीक है ना। 3 तो मैं से यानी 3M हो गया, M से 3 कर लो आप, मैं से क्या कर लो, 3 कर लो, या यूं कर सकते हो कि M3 हो गया। तो यहां पर आप ध्यान रखो, एक तो हो गई आपकी मेवाती। कौन सी हो गई, मेवाती हो गई। एक अगर हम बात करें तो इसमें हो गई मेवाड़ी। कौन सी होगी, मेवाड़ी। एक कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी। कौन सी हो गई, मारवाड़ी। और एक इसके अंदर ध्यान रखना हाडोती। कौन सी हो गई, हाडोती। तो कुल मिलाकर 4 लैंग्वेज ये ध्यान रखना है, M3,
M3 राजस्थान, M3 राजस्थान, M3 राजस्थान यानी मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, और क्या हो गई आप लोगों की हाड़ौती। किंतु कुछ विद्वान इनके साथ साथ और भी जो बोलियां हैं उनको मानते हैं, जैसे ढूंढाड़ी, कौन सी होती है, ढूंढाड़ी को भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 आपको बोलियां दिमाग में रखनी है। 3 से मैं हो गया मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, ठीक है ना। यानी 3 में इसमें ध्यान रखेंगे। ऊपर देखिएगा बिहारी क्षेत्र में भी मगही, मैथिली और भोजपुरी, कौन कौन सी हो गई, मगही, मैथिली, भोजपुरी हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है इसके अंदर एक तो कुमाऊनी, यानी जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर उत्तराखंड के आसपास का जो एरिया है, यानी कुमाऊं क्षेत्र की बात होती है। तो एक तो कुमाऊनी होती है, एक गढ़वाली होती है, एक मंडियाली होती है। कैसी होती है, कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियानी। यानी कि ये आपके जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली क्या हो जाती हैं, बोलियां हो जाती हैं। तो कौन कौन सी यहां पर हो जाएंगी, ये कुमाऊनी हो जाएगी, गढ़वाली और मंडियाली, ये 3 ही लैंग्वेज है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले होगी कुमाऊनी, कौन सी होगी, कुमाऊनी। फिर हो गई आपकी गढ़वाली, कौन सी हो गई, गढ़वाली। और एक आपकी हो गई मंडियाली, कौन सी हो गई, मंडियाली। तो बेटा ये जरूर ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे तो यहाँ बोर्ड पे जो मैं करवा रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि उनसे आगे कुछ बनने की संभावना ही नहीं है। आप लोग इस दिन में ध्यान रखिएगा, फिर भी मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक ढंग से क्लियर करूंगा आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद करना है बिहारी क्षेत्र में 3 लैंग्वेज है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी की अगर बात करें तो मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती। और पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली आती है। अब हमारे देखिएगा ये 2 क्षेत्र बचे हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र बचे हुए हैं, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। अगर हम बात करें कि पूर्वी हिंदी के अंदर जो लैंग्वेज है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, कौन कौन सी आएंगी यहां पर, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरे नंबर पर कौन सी है, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये ध्यान रखना है। कौन कौन सी होगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई पूर्वी हिंदी में बोलियां शामिल हैं, डैश डैश करके दे दिया। तो वहां पर आप लोगों को ध्यान रखना अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और इसी तरह अगर पश्चिमी हिंदी की ध्यान रखें तो यहां पर ब्रज, बांगरू, बुंदेली। देखो 3 तो बै हो गए, ब्रज, बांगरू, बांगरू जिसको हम हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, हरियाणवी, ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, बुंदेली। और एक होती है कन्नौजी, एक कौन सी होती है, कन्नौजी। और इसी के अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी अपन बात करते हैं यहीं पर देखिएगा एक होती है खड़ी बोली, कौन सी होती है, खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो ये बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि भाई 5 उपभाषा परिवार हैं, जिसमें पहले नंबर पर पूर्वी हिंदी, फिर आती है पश्चिमी हिंदी, फिर बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इनका कोई क्रम वगैरह फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी भाषाएं जो हैं जब हमारा संविधान यानी कि लागू आता था उस समय 14 सितंबर सन 1949 के दिन में ये सारी बोलियों को हिंदी बोली की उपभाषाओं के रूप में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो ये चीजें इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन ध्यान रखना है, पूर्वी हिंदी में कौन सी है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी है, बिहारी क्षेत्र में कौन सी है, राजस्थानी में कौन सी है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। और ध्यान रखिएगा फिर आते हैं कि जो भाषा है इस भाषा के कितने रूप होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित रूप होता है और एक जो होता है वह मौखिक रूप होता है। यानी भाषा के 2 रूप हमारे सामने होते हैं, एक लिखित रूप होता है और एक मौखिक रूप होता है। तो भाषा के 2 रूप हो गए। तो हमें यह मालूम है कि भाई भाषा क्या है, भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। और जब भाव और विचारों को लिख करके व्यक्त किया जाता है, क्या किया जाता है, लिख करके व्यक्त किया जाता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। और जब भाषा के अंदर यानी भाव और विचारों को जब हम क्या करते हैं, बोल करके व्यक्त करते हैं, तो वह भाषा का
मौखिक रूप कहलाता है। समझ बैठी हुआ है? तो यहाँ जो भाषा से संबंधित प्रश्न बनेंगे वो यही बनेंगे, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनने वाला। आपसे पूछा जाएगा भाषा की परिभाषा, उपभाषा की परिभाषा, बोली की परिभाषा, भाषा के कितने रूप होते हैं, इनके कितने भाषा क्षेत्र होते हैं, कितनी बोलियां होती है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है, बिहारी क्षेत्र में कौन सी बोली आती है, राजस्थानी में कौन सी आती है, पहाड़ी में कौन सी आती है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर सभी को? हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट। यस सर। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूं इनको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। फिर मैं आप लोगों को सेकंड टॉपिक यानी व्याकरण, फिर उसके बाद लिपि, तीनों को मिक्स करके फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहां पर भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं। ठीक है सभी को? क्लास क्लियर दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस। चलो, समझ में आया? यहाँ से बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ से? नो डाउट सर। ठीक है, चलिए। यहां जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको ही अपन सब तो अभी देखना, डेस्क पर पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन समझ बैठ जाएंगे आप लोगों को ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर हम बात कर रहे हैं व्याकरण के बारे में। तो जो व्याकरण होगा इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछा जाएगा भाई व्याकरण क्या है। तो आपको ये परिभाषा दिमाग में रखनी है सबसे पहली बात, कि व्याकरण क्या है? एक रचना है। व्याकरण क्या है? एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? एक कृति है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। इनमें कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक कृति, एक शास्त्र है, जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के, यानी भाषा के शुद्ध रूप को, भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत, नियम एवं सिद्धांत लिखे होते हैं, लिखे होते हैं। समझ में आया ना? तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, या भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए किस पुस्तक की सहायता ली जाती है, यानी पुस्तक की सहायता ली जाती है। तो इसमें उत्तर क्या भरा जाएगा? व्याकरण। उत्तर क्या भरा जाएगा इसमें? व्याकरण भरा जाएगा। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए डैश 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 आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के नियम और सिद्धांत, यानी भाषा के शुद्ध रूप के नियम और सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे होते हैं वह क्या कहलाती है? वह व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वह व्याकरण कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए भाई व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। भाई कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं व्याकरण के, जिसमें नंबर 1 होता है वर्ण, नंबर दूसरा जो होता है शब्द, नंबर तीसरा जो होता है वह वाक्य होता है। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तो होते हैं आपके व्याकरण के अंग, ये तो होते हैं आपके व्याकरण के अंग। किंतु अगर आपसे यह पूछ लिया जाए भाई भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा के कितने अंग होते हैं, या भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, तो भी आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि भाषा के जो अंग और इकाइयां होती हैं ये 3 ही होती है बेसिक रूप में। पहले वर्ण होते हैं, फिर शब्द होते हैं, फिर वाक्य होते हैं। किंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर एक चीज जुड़ जाती है ध्वनि, और यहाँ पर एक चीज जुड़ जाते हैं पद। तो अब ये इनका अंतर समझ लीजिए, है तो मूल रूप में ये 3 ही, किंतु हमें जब डिटेल कराया जाए तो इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। तो आप लोगों को वर्ण की परिभाषा दिमाग में रखनी है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णों का जो मौखिक उच्चारण है, आपसे पूछा जाए, यहां पर दे देंगे भाई वर्णों का मौखिक उच्चारण डैश 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 कहलाता है।
वर्णों का मौखिक उच्चारण क्या कहलाता है भाई? वर्णों का मौखिक उच्चारण ध्वनि कहलाता है। वर्णों का मौखिक उच्चारण क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। और जब ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया, ध्यान से देखिए, ध्वनि का लिपिबद्ध, ध्वनि का लिपिबद्ध रूप डैश 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 कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का जो लिपिबद्ध रूप है वह क्या कहलाता है? तो इसमें उत्तर जो भरा जाएगा ये वर्ण आएगा। ठीक है ना, ध्वनि का लिपिबद्ध वर्ण, लिपिबद्ध जो रूप है वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। वर्णों का जो मौखिक उच्चारण है वह ध्वनि कहलाता है, और ध्वनि का जो लिपिबद्ध रूप है वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह वर्ण कहलाते हैं। तो आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा भाई? कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है आपके शब्द। क्या कहलाते हैं? शब्द। तो फिर पद क्या कहलाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है, वाक्यों में निहित, वाक्यों में निहित जो शब्द होते हैं उन शब्दों को ही हम पद कहते हैं। यानी कोई भी जो वाक्य होता है उस वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं उन शब्दों को ही पद कहते हैं। लेकिन पद जब हम कहेंगे तो परिभाषा क्या बनेगी? तो आपको बताना है कि जब किसी वाक्य में शब्दों का प्रयोग एक व्याकरण की इकाई के रूप में किया जाता है, यानी कि शब्दों का प्रयोग व्याकरण की इकाई के रूप में किया जाता है, तो कहलाते हैं डैश डैश डैश। तो आपको बताना है पद कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी शब्दों का, शब्दों का व्याकरण की इकाई के रूप में लिखना, शब्दों को व्याकरण की इकाई के रूप में लिखना डैश 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 कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पद। क्या कहलाता है? ये पद कहलाता है। भाई आप ये देखिए, जैसे अपन कह रहे हैं राम, श्याम, गणेश, ये सब के सब क्या है? आपके शब्द है। लेकिन जैसे अपन यूं कहेंगे कि भाई राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो ये एक वाक्य बन गया। और ये कौन सा वाक्य बन गया? सरल वाक्य बन गया। इसके अंदर ये तो सब्जेक्ट हो गया, आपका कर्ता हो गया, ये आपका जो है अधिकरण कारक हो गया, और ये आपकी क्रिया हो गई। इस तरह से ये एक व्याकरण का परिचय देना शुरू कर देते हैं। जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द ही पद कहलाते हैं, अर्थात शब्दों को एक व्याकरण की इकाई के रूप में लिखने को क्या कहलाते हैं? वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो पद कहलाते हैं। और शब्दों का, यानी कि विभिन्न पदों का सार्थक समूह, ध्यान रखना, पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह डैश 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 कहलाता है। पदों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा भाई? वाक्य। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएंगे। अगर आपसे पूछे भाई भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, कितने अंग होते हैं, तो उस समय आपको 5 के 5 जवाब देने हैं। यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। यानी कि भाषा के ये 5 अंगों का वर्णन करवाते हैं। हालांकि अब डेस्क्रिप्टिव तो आ नहीं रहा है तो आपको इतनी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, इनकी परिभाषाएं सबको माइंड में रखनी है, क्योंकि परिभाषाएं देकर बीच में से कोई शब्द उड़ाएगा वो। आप ध्यान रखना ना, अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो छोटी इकाई की अगर बात करें तो छोटी इकाई के बारे में बात आएगा वर्ण। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन किस रूप में आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश 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 कहलाती है। तो आपको बताना है क्या कहलाती है भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगर आपसे कहा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। ठीक है ना, तो अगर आपसे कहें कि भाषा को ध्वनि के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो वह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के रूप में व्यक्त होती है। और ये जो शब्द होते हैं यह सबसे छोटी सार्थक इकाई है, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। और अगर आपसे प्रधान इकाई की बात करें, प्रधान इकाई की बात करें तो वे वाक्य हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे सार्थक इकाई जो है शब्द, और प्रधान इकाई जो है वह वाक्य कहलाएगी।
इस तरह से आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा यही पूछे जाएंगे। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे होते हैं वह क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण वह ग्रंथ है जिसमें डैश 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 भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम लिखे होते हैं। ध्यान रख लेना, भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत लिखे रहते हैं। भाषा के नियम और सिद्धांत डैश डैश लिखे होते हैं, व्याकरण में लिखे होते हैं। किसी भी रूप में घुमा फिरा करके आएगा, लेकिन ये नियम और सिद्धांत तो आपको शब्द मिलेगा ही मिलेगा, और ये शुद्ध रूप भी आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से आपको कीवर्ड दिमाग में सेट कर लेने हैं, ठीक है। भाषा की इकाइयां 5 होगी, अंग पूछे तो 5 हो गए। व्याकरण के अंग ये 3 हो गए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण किसको कहते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी प्रधान इकाई जो है, यानी सार्थक इकाई की अगर बात करें तो शब्द कहलाएंगे, ठीक है, और प्रधान इकाई की बात करेंगे तो वाक्य कहलाएंगे। क्लियर सभी को? बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई फटाफट, जल्दी बोलिए। क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे कोई? Yes. ठीक है, मिटा दूं इसको? Yes, sir. चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए एक बार, या तो नोट्स दे रखे हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, छोड़ो, समझते हुए चलो। सर एक बार फिर से बताना, मैंने लेट ज्वाइन किया है। बेटा रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना अब बाद में। ध्यान दीजिए सभी। हेलो सर, माइक ऑफ कर दीजिए भाई, माइक ऑफ कर दीजिए। सर इसको दोबारा समझा दो आप एक बार। भाई रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना आपको, और माइक ऑफ रहने दो आप लोग, है ना। थैंक यू सर। क्योंकि अगर रिपीट करेंगे तो फिर अपना कोर्स आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, लिपि देखिए, लिपि माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए सभी। देखिए लिपि के बारे में बात करते हैं, इसमें 2-3 शब्द दिमाग में रखने हैं। एक तो मानक रूप, क्या ध्यान रखना है? मानक रूप। एक ध्वनि संकेत, एक क्या ध्यान रखना आप लोगों को? ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है प्रतीक चिन्ह, क्या ध्यान रखना है? प्रतीक चिन्ह। बस इनसे अलग कुछ नहीं आने वाला। आपसे पूछा जाएगा, यानी लिपि के बारे में पूछा जाएगा, भाई लिपि क्या है, पूछा कुछ नहीं जाएगा, रिक्त स्थान आएंगे, तो रिक्त स्थान के अंदर आप लोगों को चीज भरनी है। तो वहां जो भाषा आएगी वो 3 शब्दों को लेकर के आएगी, यानी भाषा के लिखे हुए प्रतीक चिन्हों को डैश 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 कहते हैं लिपि। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भाषा के ध्वनि संकेत डैश 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 कहलाते हैं, तो ध्वनि संकेत क्या कहलाते हैं? लिपि। भाषा के प्रतीक चिन्ह क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। भाषा के जो प्रतीक चिन्ह है, भाषा का जो मानक रूप है, भाषा के जो ध्वनि संकेत हैं, वो क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भारत की, या यूं कह सकते हैं प्राचीन लिपि, यानी प्राचीन लिपि। तो प्राचीन लिपियां कौन कौन सी हैं ये दिमाग में रखना है कि 2 प्राचीन लिपियां हैं हमारे सामने, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो वह ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और अगर दूसरे बारे में बात करें तो वह खरोष्टी लिपि है। अगर आपसे पूछें कि वह लिपि जो बाएं से और दाहिनी ओर लिखी जाती है वह ब्राह्मी लिपि कहलाती है, और जो लिपि दाएं से और बाईं ओर लिखी जाती है वह खरोष्टी लिपि कहलाती है। यानी यह बायां अंग होता है, इधर से जब शुरू करते हैं इधर दाहिना होता है,
तो जो बाएं से दाएं लिखी जाती है वो ब्राह्मी लिपि, जो दाएं से बाईं ओर लिखती है वो खरोष्ठी लिपि। अब यहाँ पर देखना है, इसी ब्राह्मी लिपि से हमारी जो है देवनागरी लिपि विकसित हुई है। कौन सी हुई है? देवनागरी लिपि विकसित हुई है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, फिर आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि कौन कौन सी भाषा, यानी हिंदी, अगर संस्कृत, हिंदी संस्कृत, अगर मैं बात करूं नेपाली, हिंदी संस्कृत नेपाली मराठी, ठीक है, इन सब की अगर लिपि की बात करूं तो वह लिपि कौन सी कहलाएगी? देवनागरी लिपि। कौन सी कहलाएगी? देवनागरी लिपि। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वह रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि भाई पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो इसमें गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी है। अगर मैं आपसे उर्दू की बात करूं तो उर्दू के अंदर ध्यान रखें आप, इसकी जो लिपि है वह पारसी लिपि है। कौन सी लिपि है? पारसी लिपि है। इस तरह से ये कुछ लिपियों के नाम हैं जो आपको सेट रखने माइंड के अंदर। लिपि से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो यही प्रश्न बनने वाले हैं, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनने वाला। बोलो, ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय यस क्लियर सर। क्लियर है सभी को? क्लियर होगा। यस सर। ठीक, अब मैं सेकंड टॉपिक शुरू कर रहा हूँ शब्द शक्तियों के बारे में। ठीक है, बिठा रहा हूं इसको मैं। आज आप लोगों के ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, फिर आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, मजे आ जाएंगे आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा कि आपको ये 29 जो प्रश्न करने हैं वो किस ढंग से करने हैं, 29 प्रश्न किस ढंग से करने हैं। किंतु आप लोगों से निवेदन इतना ही है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाएं और स्टूडेंट भी ज्वाइन करें, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उतना ही कंपटीशन आप लोगों के बीच में रहेगा और मजे आएंगे उसके अंदर। आपको पूरे राजस्थान की क्रीम क्या है वो पता लग जाएगा, कौन स्टूडेंट कितना ज्यादा पढ़ रहा है। जो राजस्थान में टॉप आने वाले हैं वो आप ही स्टूडेंटों में से कोई होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट इस तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना, भरोसा रखना, एक एक नंबर की लड़ाई, ध्यान रख देना बिल्कुल। ठीक है, देखिए भैया, अब ये शब्द शक्ति, शब्द शक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है परिभाषा की, यानी वाक्यों में निहित, वाक्यों में निहित शब्दों के अर्थ को जानने के लिए, जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं शब्द शक्ति। दोबारा समझिएगा कि जब भी हम किसी वाक्य के अंदर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी शब्द का अर्थ नहीं होता है, कहने वाले व्यक्ति के भाव और जो उसके इमोशन होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसने किसी शब्द का प्रयोग किस वे में किया है। समझ में आएंगे यही बात? तो कुल मिलाकर जिन शब्दों का अर्थ हम सोचते हैं कि शब्द का अर्थ ये होता है, किंतु भाषा के अंदर ये माना जाता है कि शब्दों के अर्थ नहीं होते, ये कहने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है कि उसने किसी बात को किस वे में कहा है। ठीक है ना, किस लिए उसने वह बात प्रस्तुत की है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी हम शब्द शक्तियों की बात करेंगे तो दो लोग होते हैं, एक होता है वक्ता, एक कौन होता है? वक्ता, और एक होता है श्रोता। एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। वक्ता कौन होता है? कहने वाला। वक्ता कौन होता है? कहने वाला। कहने वाला कौन होता है? वक्ता होता है। और श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। कौन होता है? सुनने वाला। कई बार होता है ना, कई बार अपन बात कहते हैं तो सामने वाला गलत मान लेता है, फिर हम उसको कहते हैं भाई मैंने इस वे में नहीं कही ये बात, तूने मेरे कहने का मतलब गलत ले लिया है। तो समझ में आई नहीं आई कि जब तक आप अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हो तो वहां पर मेन जो कड़ी होती है, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। और वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वह किस रूप में ग्रहण कर रहा है, इस बात पर डिपेंड होता है उस शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द की शक्ति क्या है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है
कि वाक्यों में निहित शब्दों के अर्थ को जानने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक साथ समझाने वाला हूं, सब चीजों को ध्यान रखिएगा। शब्द शक्ति जो होती है वो 3 होती है भाई। नंबर 1 होती है अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी होती है? अभि। नंबर दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरे नंबर पर जो होती है वह है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। और फिर आपसे ये पूछे जाएंगे कि इनके वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। तो इनके जो वाचक शब्द होते हैं तो दिमाग में रखिएगा, इसमें तो होता है वाचक, यानी कि वाचक शब्द की जगह आप लोग इसको सिंपल ये भी ध्यान रख सकते हो कि इनमें शब्द कौन कौन से होते हैं। तो अभिधा का वाचक शब्द कौन सा होता है? वाचक ही होता है। और लक्षणा का वाचक शब्द कौन सा होता है? लक्षक होता है, ये ध्यान रखना। इसी तरह व्यंजना का क्या होता है? व्यंजक होता है। व्यंजना का क्या होता है? व्यंजक होता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, वाचक, लक्षक, व्यंजक। और जब शब्द है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा? अर्थ भी होगा। तो आपको ये जो अर्थ लिखवा रहा हूं ना, ये दिमाग में जरूर रखना। इसका होता है मुख्यार्थ। मुख्यार्थ का मतलब हो गया मुख्य अर्थ। इसी को हम यूं बोल सकते हैं वाच्यार्थ। इसी को हम बोल सकते हैं शब्दकोशीय अर्थ। क्या बोल सकते हैं? शब्दकोशीय अर्थ। क्या बोल सकते हैं? शब्दकोशीय अर्थ। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं सांकेतिक अर्थ, यानी सांकेतिक अर्थ भी बोल सकते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, लक्षणा के अंदर क्या रखना है आपको? लक्ष्यार्थ या फिर प्रतीकार्थ। ठीक है। और व्यंजना के अंदर होता है व्यंग्यार्थ। व्यंजना के अंदर होता है व्यंग्यार्थ। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं अन्यार्थ। अब देखिएगा, इन सभी चीजों को ढंग से समझने की कोशिश करें। मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ और शब्दकोशीय अर्थ। मैं जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, आप लोगों को समझिएगा। जैसे ये शब्द है गधा। गधा रेंकता है। गधा रेंकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो गाय है वह घास खाती है, घास खाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो घोड़ा है वह दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। अब यहां पर समझिएगा कि भाई गाय जो है एक पशु है। गाय क्या है? एक पशु है। और ये घास खाती है, ये घास खाती है। भाई पशु का काम है घास को खाना। भाई गाय का अर्थ हमने किस रूप में लिया है? गाय का अर्थ गाय के रूप में लिया है। घास का अर्थ हमने घास के रूप में लिया है। खाने का अर्थ हमने खाने के अर्थ में लिया है। यानी कहने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा कही गई बात को सुनने वाला जो व्यक्ति है वह उसी अर्थ में ग्रहण कर रहा है जिस अर्थ में कही गई है। यानी कि वह शब्द शक्ति जो मुख्य अर्थ का बोध कराती है, या जो वाच्यार्थ का बोध कराती है, या जो शब्दकोशीय अर्थ का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? अभिधा शब्द शक्ति। यहां पर देखो भाई, गधा रेंकता है। गधे का काम है रेंकना, ढेचू ढेचू करना, ये उसका काम है। गधा रेंक रहा है, सिंपल बात है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते का काम है भौंकने का, ये उसका काम हो गया। यानी जो अर्थ सीधे सीधे हमको समझ में आ जाए, जैसा कहा वैसा समझ में आ गया, जैसा कहा वैसा समझ में आ गया, उसको हम बोलते हैं मुख्य अर्थ। क्या बोला जाता है उसको? मुख्य अर्थ बोला जाता है। यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को सुनने वाला व्यक्ति उसी अर्थ में ग्रहण करता है जिस अर्थ में कही गई है। यानी वह शब्द शक्ति जो मुख्यार्थ का बोध कराती है। तो आपसे देखिए, वह शब्द शक्ति तो बोलेंगे नहीं क्योंकि रिक्त स्थान में आएगा। वह आपसे पूछेंगे मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति डैश 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 कहलाती है। तो मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाएगी? अभिधा कहलाएगी। अभिधा यानी जो शब्द शक्तियों के क्वेश्चन है बच्चों, ये शब्द शक्तियों के क्वेश्चन के अंदर आपके 2 पैटर्न पे सवाल आने वाले हैं। एक पैटर्न तो क्या रहने वाला है
कि आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, कोई वाक्य दे दिया जाएगा और कहेंगे इस वाक्य में डैश 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 शब्द शक्ति है, तो आपको वाक्य में पहचाननी कौन सी शब्द शक्ति है। एक क्वेश्चन रहेगा, परिभाषाएं आप लोगों को याद करनी है। एक क्या ध्यान रखना है, परिभाषाएं याद रखनी है। आपसे पूछें वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति डैश 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 कहलाती है, तो आपको पता होना चाहिए वाच्यार्थ का बोध कराने वाली, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली या शब्दकोशीय अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाएगी, आपकी अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। यानी वह शब्द शक्ति जो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दकोशीय अर्थ का या वाच्यार्थ का या मुख्यार्थ का बोध कराती है, वह क्या कहलाती है, आपकी अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब बताओ समझ में आया नहीं आया। जैसे मैं कह रहा हूं भाई पंखा चल रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, घोड़ा तेज गति से दौड़ता है, दिनकर का प्रयास यानी दिनकर का प्रकाश फैल रहा है। दिनकर मतलब सूर्य, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है। अब देखो सूर्य का काम है प्रकाश देना, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, ठीक है ना। अपन कह रहे हैं कि वह जयपुर गया है, वह कोई व्यक्ति हो गया, उसके स्थान पर काम आ रही है, वह जयपुर गया है, उसका काम है जयपुर गया, ठीक है। अपन कह रहे बालक विद्यालय गया है, बालक है विद्यालय जा सकता है, विद्यालय गया है। बोलो समझ में आई नहीं आई। यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वह उसी अर्थ में ग्रहण करता है जिस अर्थ में कही गई है, तो वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। बोलो किसी को कोई क्वेश्चन है। नो सर, मतलब वो खुद का अर्थ खुद ही बता दे अपने लगता है। आप इसका ऐसा मत समझो, मतलब जैसा मैंने तुमको कहा और आपने वही अर्थ लिया। जैसे मैंने कहा भाई गधा, तो आपने गधे शब्द का अर्थ गधा ही लिया। रैंकता है, रैंकने का अर्थ आपने रैंकना ही लिया। मैंने कहा कुत्ता, तो कुत्ते का अर्थ कुत्ता ही लिया। भौंकता है, भौंकने का अर्थ भौंकना ही लिया। मैंने कहा गाय घास खाती है, तो गाय का अर्थ गाय लिया, घास का अर्थ घास लिया, घाती का अर्थ खाती लिया। समझ में बैठी बात। लेकिन अगर मान सेंटेंस को मैं यूं कर दूं कि मेरा मित्र गधा है, या यूं कह दूं कि भाई रमेश मित्र गधा है, और यूं कह दूं भाई सीता तो गाय है, सीता तो गाय है। अब सुनो मेरी बात एक मिनट के लिए, माइक बंद रखो, इधर देखो। अब यहां पर देखिए कि भाई मेरा मित्र गधा है। अब मेरा मित्र से मतलब हो गया मैं तो इंसान हूं भाई, और मैं इंसान हूं तो मेरा जो मित्र होगा वो गधा नहीं हो सकता, क्योंकि गधा तो पशु होता है, और एक मनुष्य का मित्र जो होगा वो मनुष्य तो होगा, वह गधा नहीं हो सकता। ऐसे अपन कह रहे भाई रमेश का मित्र गधा है, तो रमेश तो एक मनुष्य है, और मनुष्य का जो मित्र है वह गधा नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो गधा है, यहाँ पर जो गधा है, इस गधे शब्द का गधा अर्थ नहीं ले रहे अपन, इस गधे शब्द का अर्थ गधा नहीं ले रहे, बल्कि इस गधा शब्द का अर्थ अपन ले रहे मूर्ख। इस गधा शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं, मूर्ख ले रहे हैं। ऐसे अपन कह रहे हैं भाई सीता गाय है, तो सीता तो एक इंसान है, मनुष्य है, सीता एक मनुष्य है। और गाय की अगर हम बात करें तो गाय क्या है, एक पशु है। तो सीता गाय कैसे हो सकती, क्योंकि सीता मनुष्य है, गाय पशु है। इसलिए यहाँ पर गाय शब्द का अर्थ गाय नहीं लिया जा रहा, बल्कि गाय अर्थ का लिया जा रहा है भोली भाली सीधी सादी, भोली भाली सीधी सादी अपन इसमें अर्थ ले रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो शब्द आएंगे उनका मुख्य अर्थ नहीं लिया जा रहा है, उनका मुख्य अर्थ नहीं लिया जा रहा है। समझ में आई नहीं आई। बोलो। जैसे मैं कह रहा हूं कि वह तो ऊंट है, जैसे मैं कह रहा हूं रमेश तो ऊंट है, जैसे कह रहे हैं आज के युवा तो बिल्कुल उल्लू है, आज के युवा उल्लू है। तो युवा यानी मनुष्य, और वो उल्लू कैसे होगा, उल्लू एक पक्षी है। उल्लू का मतलब कि वो मूर्ख बने हुए हैं। समझ में बैठी। जैसे मैं कह रहा हूं आज के युवाओं में आग नहीं है। अब क्या युवा जो होते हैं क्या आग लेके चलते हैं क्या, भाई युवा अपन कह रहे हैं कि मनुष्य, और आग का काम क्या होता है, अग्नि। तो युवा और अग्नि, अग्नि का अर्थ अग्नि नहीं ले रहे वहां पर, आग का अर्थ आग नहीं ले रहे। आग का अर्थ मतलब वहां पर ले रहे हैं अपन जोश, उत्साह। समझ में आई नहीं कि आज के युवाओं में आग नहीं है, आज के युवाओं में जोश नहीं है। जैसा आपका निबंध है बाजार दर्शन, जैसे उसमें कह रहे हैं बाजार में जादू है, बाजार में जादू है। तो बाजार में जादू है क्या, ये बताओ। बाजार में जाते हो तो बाजार में जादू है क्या, कोई जादू दिखाई देता है क्या। बाजार में जादू है,
तो जादू नहीं है वहां पर। इस जादू शब्द का अर्थ है बाजार में आकर्षण है। यानी यहां पर जो शब्द दिए जाएंगे वहां पर मुख्य अर्थ में क्या निकल के आएगी, बाधा निकल के आएगी, और किसी लक्ष्यार्थ का बोध करवाया जाएगा या किसी प्रतीक अर्थ का बोध कराया जाएगा। तो आप परिभाषा समझिए कि लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। प्रतीक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। समझ में ना, शब्द शक्ति जो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर, वह शब्द शक्ति जो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर उससे संबंधित किसी लक्षण को ग्रहण करती है, किसी लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। जैसे यहां पर मुख्य अर्थ में बाधा आ गई, सीता गाय है, सीता गाय है, तो सीता तो भाई मनुष्य है, और मनुष्य है तो वह गाय कैसे हो सकती है, क्योंकि गाय तो क्या होता है, पशु होता है। गाय तो क्या होता है, पशु होता है। तो ये मनुष्य पशु कैसे हो सकता है, पशु नहीं है, ये मनुष्य कैसा है, गाय किसका प्रतीक है, गाय किसका लक्षण है, गाय भोली भाली सीधी सादी का लक्षण है। बोलो समझ में बैठी नहीं बैठी दिमाग में? वेरी क्लियर। सर नेट ये है इशू कर रहा है बच्चे? बोलो, देखो बोलो जल्दी, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। नहीं सर, कोई बात नहीं है सर। अरे एक एक टॉपिक आप लोगों को इतना जानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा, आप भी याद करोगे कि वाह मजा आ गया सर, एक भी चीज गलत नहीं हो रही हमारी। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, बहुत सारे गैस वर्क के सारे प्रश्न करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को। अब बेटा सुनो ध्यान से, ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है, इस लक्षणा शब्द शक्ति के जो है दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। दो। रूढ़ी लक्षणा, कौन सी होती है, रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी लक्षण। एक होती है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए बच्चों। ये जो रूढ़ी शब्द, बेटा बंद करो माइक प्लीज, माइक को ऑफ करो तुरंत। अरे भैया माइक को बंद कर लो आप सभी। देखो अगर माइक ऑफ नहीं करोगे ना मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, ये ध्यान रख लेना आप लोग। कंजाराम पूनिया, कंजाराम ये इसको बंद कर। अगर माइक ऑन रहेगा ना, अब की बार ध्यान रख लेना, मैं आप लोगों को लेफ्ट करवा दूंगा यहाँ से क्लास से, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टरबेंस हो जाती है। आप लोग थोड़ा सा समझदार बनो भाई, अगर कोई बात होती है तो पूछ लिया, फिर उसके बाद ऑफ कर दिया, ठीक है? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों को ही काम आने वाली है। अगर इसमें डिस्टरबेंस होगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है? तो ध्यान दीजिए भाई। देखो ये जो रूढ़ी शब्द है ना भाई, इस रूढ़ी शब्द को दिमाग में रखना है। इस रूढ़ी शब्द का अर्थ होता है, रूढ़ी का मतलब परंपरा, रूढ़ी का अर्थ ही होता है परंपरा, या फिर हम रूढ़ी शब्द बोल दें, रूढ़ी या परंपरा। रूढ़ी या परंपरा का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ बातों को लेकर परंपरा बनी हुई है, रूढ़ी बनी हुई। रूढ़ी का मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिनको हम प्राचीन समय से बोलते हुए आ रहे हैं और वो किसी एक अर्थ के लिए प्रचलित हो गए हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे यह कहूं कि यहां से 9 2 11 होगा, तो इस 9 2 11 होने का जो अर्थ आप निकालोगे वह क्या अर्थ निकालोगे, क्या से भाग लो। अपन कहें कि भाई वह तो आंखों का तारा है, तो आंखों का तारा क्या है, यानी सबसे प्यारा है, सबसे प्रिय है, ठीक है ना? हमसे कह रहे हैं कि भाई आज तो रमेश की आंखें 4 हो गई। अब आंखें 4 हो गई, इसका मतलब हो गया आंखें 4 होना, ये भी क्या होता है, एक मुहावरा होता है। तो आप पहली बात तो दिमाग में रखिएगा, हिंदी के जितने भी मुहावरे होते हैं, जितनी भी लोकोक्तियां होती हैं, जितनी भी लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती हैं वो सब रूढ़ी लक्षणा के अंतर्गत आती हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती है, रूढ़ी और लक्षणा के अंतर्गत। जैसे प्राचीन समय से कुछ नारे चले आ रहे हैं, राजस्थान जाग उठा है। अब राजस्थान जाग उठा है, ये एक परंपरा बन गई है,
ये एक परंपरा बनी हुई है, राजस्थान जाग उठा, मतलब राजस्थान के लोग जागरूक हो गए। भाई राजस्थान जाग उठा तो राजस्थान जो है वो तो निर्जीव है, वो तो एक स्टेट है। राजस्थान कैसे जागेगा? राजस्थान में रहने वाले जो लोग हैं वो जागरूक हो गए। जैसा अपन कह रहे हैं भाई कलिंग साहसी है, कलिंग साहसी है, तो कलिंग का युद्ध आप जानते हो कब हुआ था? ठीक है ना, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा जो है सम्राट अशोक, और अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था, उड़ीसा के आसपास का एरिया है। तो कह रहे कलिंग साहसी है। तो कलिंग साहसी है तो मतलब क्या हुआ? कलिंग देश में रहने वाले लोग साहसी है। जैसा अपन कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, अब भारत सोने की चिड़िया नहीं है, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो समृद्धशाली है। सोने की चिड़िया एक प्रतीक के रूप में वहां पर बताए। अपन कह रहे हैं भारत महान है, भारत महान नहीं है, भारत के लोग महान है। तो ये एक परंपरा के तहत ये चीजें बनी हुई है, ये परंपरा के तहत एक चीज बनी हुई है। ऐसी तरह से जब भी किसी रूढ़ी या परंपरा के अनुसार, ध्यान रख लेना, मेन परिभाषा देखो दिमाग में रखो, लक्षणा की मेन परिभाषा क्या है कि वह शब्द शक्ति जो मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उससे संबंधित किसी लक्ष्यार्थ को ग्रहण करता है या लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, तो उसको हम कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। या यूं कह सकते हैं कि लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं कि जब किसी रूढ़ी या परंपरा के अनुसार लक्ष्यार्थ का बोध कराया जाता है, जब किसी रूढ़ी या परंपरा के अनुसार लक्ष्यार्थ का बोध कराया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? रूढ़ी लक्षणा। तो ये परिभाषा भी दिमाग में रखना, रूढ़ी या परंपरा के अनुसार लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति डैश 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 कहलाती है रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी मतलब रूढ़ी परंपरा, रूढ़ी परंपरा, रूढ़ी परंपरा के अनुसार, रूढ़ी परंपरा के अनुसार लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें सभी तरह के लोकोक्ति, सभी तरह के मुहावरे इसमें आ जाएंगे। क्लियर? प्रयोजनवती में ध्यान रखना है, जब किसी प्रयोजन या प्रसंग, ये दो शब्द दिमाग में रखना, जब किसी प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार, जब किसी प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार लक्ष्यार्थ का बोध कराया जाता है तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब प्रयोजन का मतलब समझिएगा, प्रयोजन का मतलब यह है जैसे आप लोग, आपके गांव में दंगल हो रहा है, कुश्ती हो रही है, आप दंगल देख रहे हो। अब दंगल के अंदर एक नया पहलवान आया है कोई, आपने उसको देखा, अब आया है शेर अखाड़े में, अब आया है शेर अखाड़े में। तो शेर अखाड़े में नहीं आया है, बल्कि शेर का जैसा कोई बहादुर पहलवान आया है। समझ में नहीं आई? जैसे मान लो आपने पहलवान की ढोलक पढ़ी, तो वहां पर चांद सिंह पंजाबी पहलवान था नहीं, सबने को पराजित कर दिया और उसको टाइटल मिल गया, यार ये है शेर का बच्चा, ये है शेर का बच्चा। तो वो शेर का बच्चा नहीं है, शेर के बच्चे की तरह बहादुर है वो। समझ टी बेटी? और वहां पर उस शेर के बच्चे को धूल चटा दी, धूल चटा दी, तो उसने कोई उसको मिट्टी चटाई थी क्या? धूल चटाना भी क्या एक मुहावरा है। धूल चटा दी, तो धूल चटा दी तो रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। शेर का बच्चा है तो कौन सी होगी? प्रयोजनवती होगी। अब शेर अखाड़े में आया है तो ये कौन सा हो गया? ये भी आपकी प्रयोजनवती होगी। जैसे मान लीजिए प्रसंग चल रहा है, आप मतलब कहीं घोड़ों की रेस चल रही है, घोड़ों की क्या चल रही है? रेस चल रही है, और वहां पर जहां दर्शक बैठे रहते हैं उसको दर्शक दीर्घा बोलते हैं, वहां पर आप बैठे हुए और वहीं से आप इशारा कर, वो देख श्वेत दौड़ रहा है, श्वेत, श्वेत दौड़ रहा है, श्वेत दौड़ रहा है। श्वेत मतलब अपन देसी भाषा में यूं कहते हैं, वो देखो सफेद रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, यानी सफेद रंग वाला, वो देखो सफेद दौड़ रहा है, सफेद दौड़ रहा है। तो सफेद दौड़ रहा है, सफेद दौड़ रहा है, सफेद कौन दौड़ रहा है? सफेद रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? वो सफेद रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि जब किसी प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार लक्ष्यार्थ का बोध कराया जाता है तो वह क्या कहलाती है आप लोगों की? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसा अपन कहते हैं, भाई कहाँ रहते हो तुम? सर यहीं रहता हूं मैं। तो आप लोग यहीं थोड़ी ना रहते हो, यहां रहने का मतलब इस एरिया के आसपास कहीं रहते हो। जैसे अपन कहते हैं भाई गणेश का घर मुख्य सड़क पर है,
तो गणेश का घर मुख्य सड़क पर नहीं हो सकता, मुख्य सड़क पर तो ट्रैफिक आएगा जाएगा। मुख्य सड़क पर होने का मतलब मुख्य सड़क जो है उसके किनारे पर होगा। जैसे अपन कह रहे हैं साधु का मंदिर नदी पर है, तो नदी पर कैसे हो सकता है, नदी के किनारे होगा। किसके किनारे होगा, नदी के किनारे। जैसे अपन कह रहे हैं भाले प्रवेश कर रहे हैं, अब भाले प्रवेश थोड़ी ना करते हैं, भाले को धारण करने वाले सैनिक प्रवेश कर रहे हैं, भालेधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। जैसे क्लास चल रही है, किसी ने बदतमीजी कर दी तो उससे टीचर बोल देता है अबे ओ गधे सीधा हो। तो गधा एक प्रसंग के तहत शब्द निकल कर आया है। तो जब किसी प्रसंग या प्रयोजन के वजह से लक्षार्थ का बोध होता है तो वह प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। दोबारा समझ लीजिए परिभाषा में क्या ध्यान रखना है, लक्षार्थ या प्रतीक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा किसको कहते हैं कि जब रूढ़ी या परंपरा के अनुसार लक्षार्थ का बोध कराया जाता है तो वह रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है, और जब प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार लक्षार्थ का बोध कराया जाता है तो वह प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। समझ बैठ गई बात, ये चीज यहां तक आप लोगों को क्लियर होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, गेट बंद करिए। यस सर। बोलो थैंक यू सर। क्लियर है, थैंक यू सर। सर यस। थैंक यू सर। किस लिए है, बोलो तो सही भाई, थोड़ी बहुत तारीफ कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, हो गया क्लियर। अच्छा क्लियर हो गया, यस सर। चलो अभी बताऊंगा मैं तुम लोगों को कितना क्लियर हुआ। अभी रुक जाओ, परीक्षा भी बाकी है आप लोगों की। सर परीक्षा कब लोगे? जब परीक्षा के लायक हो जाओगे, जब मुझे लगेगा कि आप जवाब दे सकते हो। स्टार्ट। ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन सबर करो बस। अब 4-5 दिन लगातार आप सर तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और 100 में से 100 नंबर लाने। अभी आपका प्रेजेंटेशन और सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा सर। चलो बंद कर दो माइक को, ध्यान दीजिए बच्चों। बस आपसे निवेदन इतना ही है मेरे लिए, तो आपकी गुरु दक्षिणा यही होगी, आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को इस क्लास से ज्वाइन करवाइए। जितने बच्चे जुड़ते जाएंगे मेरा जोश बढ़ता जाएगा, और आप कल्पना भी नहीं करोगे, उससे बेटर से बेटर आप लोगों की तैयारी करवा दूंगा मैं। तो आपको हिंदी ऐसी रट जाएगी कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है सर आप एसएससी को कराते हो, एसएसजीडी की तैयारी हिंदी की? धीरे धीरे सब चीजों को करेंगे, आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड लेके आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, आगे सुनो भाई। नेक्स्ट जो शब्द शक्ति अपनी बच गई थी वो है व्यंजना। इसको ढंग से समझो भाई। अब मेरी बात समझो, मुझे ये बताओ अभिधा शब्द शक्ति समझ बैठ गई? यस। यस सर। अभिधा भी सवाल दूंगा तो उत्तर दे दोगे आप? आओ। और लक्षणा भी Yes, समझ sir. बैठ गई? लक्षणा भी बैठ गई? यस लक्षणा सर। बैठ गई? तो फिर व्यंजना समझाने की जरूरत है क्या? नो सर। अगर 2 समझ में आ गई, करने तीसरी का तो समझा दो। समझ में, अगर 2 नहीं है तो फिर तीसरी होगी। करने का हल्का समझा दो। अरे सब चीज समझा रहा हूँ, सबर कर। मैं तो बता रहा हूँ तेरे से कि मान लो अगर हमको 2 चीज समझ में आ रही है तो तीसरी चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो अपन, बेटा आप थोड़ा सा प्लीज यहाँ बैठो, ठीक है? चलो देखिए, इसमें मेन बात क्या हो रही है भाई, व्यंग्यार्थ क्या हो रही है, या इसमें बात हो रही है अन्यार्थ। अब मेरी बात समझिए, सबसे पहले तो आप व्यंग को समझिएगा। व्यंग क्या है, व्यंग क्या है इसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है व्यंग? जब हम किसी को प्रेम पूर्वक बिगाड़ते हैं, जब हम किसी की प्रेम पूर्वक बिगाड़ते हैं, यूं समझिए आप, ठीक है ना? अजी नरेंद्र आचार्य जी, एक आप ही तो जो हिंदी बड़ी अच्छी पढ़ाओ। समझ बैठी? सही बोला। समझ बैठी बात? यानी ये क्या हुआ, व्यंग हुआ। एक आप ही तो जो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। समझ बैठी नहीं बैठी? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार तेरे लिए ही तो किया है।
समझ बैठी बात? व्यंग समझ लो क्या हो रहा है? बैठ गए सर। व्यंग समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब देखो मेरी बात, यहां पर क्या होता है बच्चों, इसमें जो वाक्य होंगे वो वाक्य ऐसे होते हैं कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने अपने संदर्भ में उसे किसी भी अर्थ में एक सेकंड रुको बेटा, बच्चे को भी ले आओ सर। जरूर। अरे सर ऐसे नहीं बोलते भैया सर से। वैसे भैया आपको बच्चे समझ आ रही है क्या? हाँ आपको समझ आ रही है भाई आपसे? बिल्कुल। एकदम बढ़िया। थैंक यू बहन जी। आ रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग बात ना करें और इसको माइक को ऑफ रखें। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर व्यंग्यार्थ की बात हो रही है, यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो श्रोता होता है, सुनने वाला व्यक्ति होता है, वह अपने अपने संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ लेता है, ठीक है? तो आप इसको और अच्छे समझ जाओगे। जैसे आपने श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ? श्लेष अलंकार जानते हो आप लोग? जैसे उदाहरण है पानी, गए, नय, ऊब रे, मोती, मानस और चून। अब यहां पर देखो, ये जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द का अर्थ जो होता है वह तीन तरह से समझिएगा। मोती के लिए तो क्या आता है? चमक। और मनुष्य के लिए क्या आता है इसमें? इज्जत। मनुष्य के लिए इज्जत। और चून मतलब आटा होता है, आटे के लिए क्या हो गया? जल हो गया। यानी इस पानी शब्द का अर्थ इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। इस पानी शब्द का इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयोग लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 4 बज गए, जैसे मैं कह रहा हूं 4 बज गए, 4 बज गए। अब समझिएगा 4 बज गए, अगर इसी सेंटेंस को स्कूल का अगर एक चपरासी है, अगर स्कूल का चपरासी है, वह प्रधान अध्यापक से कहेगा भाई 4 बज गए, तो मतलब छुट्टी का समय हो गया। अगर इसी बात को मैं आपसे अब ये कहूं कि भाई 4 बज गए, तो इसका मतलब क्लास को बंद करने का समय हो गया। जैसे यही बात अगर आपके घर पर किसी के द्वारा बोली जा रही तो उसका मतलब अलग हो सकता है। जैसे अपन एक लाइन बोलते हैं, भाई सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य का प्रयोग हर व्यक्ति अपने संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। भाई सूर्य अस्त हो गया, एक पुजारी के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई उसका पूजा पाठ करने का समय हो गया। जो ग्वाल गोपाल होते हैं, गाय भैंसों को चराने के लिए गए हुए हैं, वो कहते हैं अरे भाई शाम हो गई, संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो गया है, तो उसका मतलब हो सकता है घर चलने का समय हो गया। आपकी मम्मी अभी कह रहे भाई शाम हो गई, तो मतलब आपकी मम्मी के संदर्भ में अलग होगा, भाई उसको खाना वाना बनाना होगा। यानी सुनने वाले लोग जो होते हैं, इन्हें अपने अपने संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं भाई लड़की 19 साल की हो गई है, लड़की 19 साल की हो गई है, लड़की 19 साल की हो गई है, तो इसका अर्थ क्या लोगे भाई? लड़की 19 साल की हो गई है। तो एक तो इसको सुनने वाला व्यक्ति, एक हो सकता है भाई लड़की 19 साल की होगी, भाई आयु बता रही है। एक हो सकता है कि भाई उसकी शादी का समय हो गया, हो सकता है वह पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहती है, 19 साल की हो गई। समझे नहीं बेटी? अपन कह रहे हैं भाई बाल सफेद हो गए, तो बाल सफेद हो गए, इसका एक अर्थ होता है कि भाई सीधा सीधा अर्थ कोई निकल के आ रहा है, या फिर उसका कोई और अर्थ निकल सकता है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पर जितने भी श्लेष अलंकार, अभी अलंकार हम और पढ़ेंगे, तो श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण होंगे, श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण होंगे पंक्तियों में, उन सब के अंदर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होने वाली है? व्यंजना शब्द शक्ति होने वाली है। तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपके सामने ये कह रहा हूं कि मेरा मित्र गधा नहीं है, किंतु गधा
एक पशु है। मेरा मित्र गधा नहीं है किंतु गधा एक पशु है। अब मुझे बताओ इस वाक्य के अंदर कौन सी शब्द शक्ति है? अगर तुमको समझ में आ गई तो बताओ। बताओ। व्यंजना। हम्म, बोलो। अबिदा। अबीदा शब्द शक्ति अबिदा है, इसमें गुरुजी, ध्यान। अबिदा। अबिदा। अबीदा ये, क्योंकि देखो मेरा मित्र झील नहीं है, सही बात है। और गधा तो एक पशु है, सही बात है जो कहा गया है। ठीक है ना, गधा तो एक पशु है। गधा एक पशु है तो सिंपल अर्थ निकल रहा है। लेकिन मान लीजिए जितने भी अपन ने सेंटेंस लिखे, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दिया जा रहा है, जैसे अपन कहते हैं अरे भाई ये ताजमहल कब बन के तैयार होगा, ये ताजमहल कब बन के तैयार होगा। जैसे एक तो सिंपल आ गया कि यह ताजमहल कब बनेगा, ये ताजमहल कब बनेगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये ताजमहल कब बनेगा। तो ये क्या किया जा रहा है, यहां पर ताजमहल का अर्थ क्या लिया जा रहा है, मकान से, कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपके गली कॉलोनी में भी चल रहा होगा, आने जाने में परेशानी हो रही है, आते जाते आपको 3-4 महीने हो गए, चलते चलते आप कह रहे भैया तेरा ताजमहल कब बनेगा, यार तेरा ताजमहल कब बनेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। तो यह ताजमहल कब बनेगा, आप ध्यान रखना अगर पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो ये जो वाक्य होगा ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, ये व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। बोलो समझ में बैठी नहीं बैठी। यस सर। यानी मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपने अभिधा में, लक्षणा में कोई सा भी उदाहरण पढ़ा है, अगर उन उदाहरणों के पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो वो सारे के सारे सेंटेंस व्यंजना में बन जाएंगे, ध्यान रख लेना। अगर उनके पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया तो क्वेश्चन मार्क लगते ही वो व्यंजना में पहुंच जाएगी बात। समझ बैठी बात। जैसे अपन कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये उसके ऊपर व्यंग किया जा रहा है, ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। समझ बैठी नहीं बैठी। तो ऐसी स्थिति में वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस। यस सर। अब ये व्यंजना शब्द शक्ति रहती है, इसके दो भेद होते हैं भाई। एक तो शाब्दी व्यंजना होती है, एक तो शाब्दी व्यंजना होती है और एक आर्थी व्यंजना होती है। एक शाब्दी और एक आर्थी व्यंजना होती है, दो प्रकार की ये शब्द शक्ति होती है, एक शाब्दी और एक आर्थी। तो शाब्दी के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वह शब्द शक्ति जिसका व्यंग्यार्थ या अन्यार्थ जो है वो शब्द के ऊपर डिपेंड होता है, शब्द के ऊपर डिपेंड होता है, वह शाब्दी व्यंजना कहलाती है। और जिसका व्यंग्यार्थ या अन्यार्थ अर्थ के ऊपर डिपेंड रहता है वह क्या कहलाती है, आर्थी व्यंजना कहलाती है। कौन सी कहलाती है, वह आर्थी व्यंजना कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द नहीं लाया जा सकता, इस पानी शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसका जो व्यंग्यार्थ है वो शब्द के ऊपर डिपेंड है। तो ये शाब्दी व्यंजना का उदाहरण हो गया। और यहाँ पे सूर्य की जगह दिनकर, भानु, रवि, भास्कर, ये कोई भी शब्द ला लो तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो व्यंग्यार्थ है वो अर्थ के ऊपर डिपेंड है। तो अर्थ के ऊपर डिपेंड होगा तो आर्थी, और शब्द के ऊपर डिपेंड होगा तो शाब्दी। तो ये दो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम अलंकार का टॉपिक पढ़ेंगे। अलंकार के साथ साथ हम अपठित गद्यांश, पद्यांश को भी जानेंगे। और फिर जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर की समरी एक एक करके मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। फिर अपना 3-4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं इस पहली क्लास के अंदर, क्योंकि 29 नंबर का सवाल है। और फिर उसके बाद में डैश वर्ग के 20 पेपर, उनमें 29 जो ये प्रश्न होंगे, उन 29 प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश जो है मैं पहले से आप लोगों को समझा दूंगा, उनको जानने की कोशिश करेंगे, रीडिंग करेंगे और एक माइंड सेटअप करेंगे कि हाँ भाई इस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। बोलिए क्लियर हुआ नहीं हुआ। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है?
इस सवाल को आप कोई स्टूडेंट नहीं करेगा। क्लास, मेरी बात सुन लेना, मेरा अपनी वैसे क्लास का टाइम रहेगा 4 से 5, लेकिन टाइम में अगर कोई दिक्कत होती है तो क्लास का टाइम 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है। आप लोग मैसेज को ध्यान में रखिएगा, मैं मैसेज लगा देता हूं, मैसेज आपको मिल जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट मेरे से मैसेज कर करके परेशान खुद भी मत हुआ करो, मुझे भी मत किया करो, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं खुद ही आप लोगों को मैसेज करके इंफॉर्मेशन दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? थैंक यू सर। रिकॉर्ड रहेगी ना सर ये? हाँ, रिपोर्ट यस सर।